हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस एस स्टोरीज में। तो दोस्तों, आज की कहानी है रिश्तों की परख। तो दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। हेलो, कौन बोल रहा है? सोमवीर जी ने अपना फोन उठाया और बोले। सामने की तरफ से जब कोई आवाज ना आई तो सोमवीर जी ने अपनी बात दोहराई और फिर से पूछा कि हेलो, कौन बोल रहा है? भैया, आवाज आ रही है क्या तुम्हें मेरी? जब फिर भी सामने से कोई उत्तर नहीं आया तो सोमवीर जी थोड़ी तेज आवाज में बोले, अरे भाई, बोलता क्यों नहीं है? कौन है? यहाँ समय खराब करने के लिए ऐसे ही फोन मिलाकर बैठ जाते हो क्या? सोमवीर जी ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा। तो सामने से किसी के सिसकने की आवाज सोमवीर जी के कानों में पड़ी, जिसे सुनकर सोमवीर जी ने थोड़ी धीमी आवाज में कहा कि कौन है और तुम रो क्यों रहे हो भाई? कुछ बोलो तो समझ भी आए। कोई परेशानी है तो बताओ। पहले तो तुम यह बताओ कि तुम कौन हो। अच्छा चलो, रो मत। मैं तुमसे चिल्लाकर बात नहीं करता, अब आराम से पूछ रहा हूँ। बताओ कि कौन हो तुम? तो सामने से रुंधी सी आवाज में किसी ने कहा, बाबूजी, मैं बोल रही हूँ। आवाज सुनते ही सोमवीर बाबू ने पहचान लिया और बोले, अरे बहू, तू? क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? अचानक कैसे फोन कर दिया? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बोलो बहू, क्या हुआ? जब घर के अंदर घुसती हुई प्रेमवती जी ने सोमवीर जी के मुंह से बस इतनी ही बात सुनी तो वह बोली, बहू, क्या कहा आपने? क्या सच में मैंने सही सुना? तो फोन पर बात करते हुए सोमवीर जी ने हाँ में गर्दन हिलाई और कहा कि अब बोलो बहू कि क्या हुआ है? इतना सुनते ही और यह पता चलते ही कि फोन पर उनकी बहू है, प्रेमवती जी भड़क गईं। गुस्से में तेज आवाज में चिल्लाती हुई प्रेमवती जी बोली, आज कैसे फोन कर लिया हमें? और अब क्यों फोन कर रही है? तब तो हमसे दूर भागने के लिए मरी जा रही थी, फिर अब हमारे पास फोन क्यों कर रही है? अपने उन्हीं चहेतों के पास फोन करे जिनके लिए तू यहाँ से भागी थी। तब तो जैसे हम दुश्मन हो रहे थे इसके। अब क्यों फोन किया है उसने आपके पास? क्या अभी भी हमसे हमारा सब कुछ छीन कर इसका जी नहीं भरा? और क्या क्या छीनना चाहती है यह हमसे? अब भी कौन सी कसर रह गई जो फिर से यहाँ फोन किया है? गुस्से में बड़बड़ाती हुई प्रेमवती जी की ओर मुंह पर उंगली रखकर चुप होने का इशारा करते हुए सोमवीर जी फोन पर अपनी बहू से बोले, बेटा, पहले तो तू चुप हो जा और मुझे साफ साफ बता कि बात क्या है। क्योंकि प्रेमवती जी की बातें फोन पर साफ सुनाई दे रही थीं और उनकी बातें सुनकर फोन पर उनकी बहू बस रोए ही जा रही थी। तब सोमवीर जी ने अपनी पत्नी को जब चुप कर दिया और उनकी बहू से उन्होंने पूछा तो रोती हुई रुंधली सी आवाज में सोमवीर जी की बहू किरण बोली, बाबूजी, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। आपके बेटे को जाने क्या हो गया है। यहाँ अस्पताल में मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आप जल्दी से आ जाइए बाबूजी। यह सुनते ही जैसे सोमवीर जी के हाथ पैर ही फूल गए और फिर वे थोड़े से घबरा गए और बोले कि अस्पताल में है? मतलब क्या हुआ मुन्ना को? बेटा, मुरली ठीक तो है ना? कल तो उसने मुझसे फोन पर बात की ही थी। अचानक से यह सब? तुम यह सब छोड़ो, मुझे यह बताओ कि तुम कहाँ हो, किस अस्पताल में हो? और मैं और तुम्हारी माँ जल्द से जल्द वहाँ पहुँच रहे हैं। तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। मुझे जल्दी से अस्पताल का पता बताओ। सोमवीर जी ने अपनी बहू से अस्पताल का नाम और पता पूछा और तुरंत ही पैसा थैला उठाकर अपने 2 जोड़ी कपड़े लेकर अपनी पत्नी के साथ घर से निकल पड़े, क्योंकि इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके बेटे मुरली को क्या हुआ है, क्या नहीं। अस्पताल में उन्हें कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। निहायत ही जरूरी सामान उन्होंने रखा और बस निकल पड़े। फोन पर हुई बातों को प्रेमवती जी भी सुन चुकी थी और इसीलिए वह भी बहुत घबरा रही थी। बार बार सोमवीर जी से पूछे जा रही थी कि क्या हुआ है मुन्ना को,
वह ठीक तो है। बहू ने क्या कहा आपसे? अस्पताल में जाने की भला क्या नौबत आन पड़ी? जब कल तक सब कुछ ठीक था तो अचानक क्या हो गया? एक के बाद एक प्रेमवती जी सवाल पूछे जा रही थीं, लेकिन इन सवालों के जवाब तो खुद सोमवीर जी के पास भी नहीं थे, तो वे उन्हें भला कैसे ही कुछ बताते। जब बार बार प्रेमवती जी उनसे पूछे जा रही थीं, तो सोमवीर जी ने प्रेमवती जी से कहा कि तुम्हारे साथ मैं भी इसी घर में हूँ और जितनी भी बातें हुई हैं सब तुम्हारे सामने ही हुई हैं। अब जो भी हुआ है वह सब कुछ हमें वहां जाकर पता चल ही जाएगा। कम से कम तब तक के लिए थोड़ा सब्र रखो। अगर ऐसे हाथ पैर फुलाओगी तो इस मुश्किल समय में बेटे बहू को कौन हिम्मत देगा? तुम तो खुद को ही नहीं संभाल पा रही हो। हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। हमने कभी भी अपनी तरफ से किसी का कुछ बुरा नहीं सोचा, तो ईश्वर हमारे साथ भी कुछ बुरा नहीं होने देंगे। उस ऊपर वाले पर भरोसा करो। सोमवीर जी ने अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा, तो वे आंखों में आंसू लिए चुपचाप बस की सीट पर बैठ गईं और अब धीरे धीरे जैसे ही सवारियां पूरी हुईं, बस भी अपने गंतव्य स्थल की ओर बढ़ चली। चलती हुई बस में प्रेमवती जी लगातार बाहर की ओर निहारे जा रही थीं। खिड़की से बाहर उन पेड़ पौधों को देखते हुए वह अपने अतीत की यादों में खोई हुई थीं और अपने बेटे और बहू के उस समय को याद कर रही थीं जब वह उनके साथ थे, जब उनकी बहू पहली बार उनके घर में आई थी। कितने खुश थे सब, बेटा बेटी, माँ बाप, आस पड़ोस के रिश्तेदार, दोस्त, मेहमान सब इकट्ठे हुए थे घर पर और सभी लोग सब बहुत खुश थे। आखिरकार उनके चहेते बेटे मुरली की शादी जो हुई थी, क्योंकि मुरली अपने चाचा दाऊ और अपने पापा यानी कि अपने पूरे परिवार में इकलौता बेटा था। बाकी सबके बच्चे तो थे, लेकिन किसी को भी बेटा नहीं था। उनकी सिर्फ बेटियां ही थीं और इसीलिए वे सब लोग मुरली को सबसे ज्यादा प्यार किया करते थे और मुरली भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाया करता था। वह जितना ख्याल अपने माँ बाप का रखता, उतना ही ख्याल अपने चाचा और ताऊ ताई का भी रखता था। आखिरकार उन सब के बाद जो कुछ भी था वह सब कुछ मुरली का ही तो था और इसीलिए वह भी अपना फर्ज निभाने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ता था। जब मुरली की शादी के बाद पहली बार किरण बहू बनकर घर में आई थी तो सब फूले रसमा रहे थे। किरण के आने के बाद घर में वे सभी रस्में की गईं जो कि एक नई बहू के आने के बाद की जाती हैं। घर में हंसी मजाक का माहौल बना हुआ था, सब लोग बहुत खुश थे। इसी बीच किरण की तहेरी सास की लड़की मीनल ने मजाक मजाक में किरण के फोन को छिपा दिया और किरण जब उससे फोन छीनने लगी तो छीना झपटी में किरण का फोन नीचे गिर गया और हंसी मजाक की इस बात में किरण ने बिना कुछ सोचे समझे इतनी बड़ी ननंद जिसकी उम्र लगभग शादी की ही थी, इतनी बड़ी लड़की को उसने थप्पड़ दे मारा और सबके सामने उससे बदतमीजी से बात करने लगी। किरण की इस बात पर उस समय मुरली भी बहुत नाराज हुआ था और उसने कहा भी कि अगर फोन टूट गया है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए नया फोन आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि अगर तुम्हारा फोन टूट गया है तो तुम उस पर हाथ उठाओगी सबके सामने। तो उन लोगों ने अपनी बहू की इज्जत रखने के लिए उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन जब रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए तो किरण को उसकी सास ने समझाया कि बहू तूने जो किया वह सब सही नहीं था। तुम्हारी ननद इतनी छोटी नहीं है, अगर वह उल्टा तुमसे कुछ कह देती तो कैसा लगता तुम्हें? तब किरण अपनी सास से उल्टी बोलने लगी और कहने लगी कि रहने सहने की तमीज नहीं है क्या? अरे मेरा फोन लेने की जरूरत ही क्या थी? इन्होंने तो मेरा फोन तोड़ दिया और आप भी बस कहकर रह गईं। अब मेरे फोन का क्या होगा बताइए जरा। किरण को अपनी माँ से जुबान लड़ाता हुआ देखकर मुरली ने किरण की बातों का जवाब देते हुए कहा कि किरण तुम खुद ही सोचो कि जब तुमने उसे थप्पड़ मारा तो अगर वह भी पलटकर तुम पर हाथ छोड़ देती तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती? यह तो उसकी अच्छाई थी,
कि तुमने सबके सामने उसकी इतनी बेइज्जती की, लेकिन इसके बाद भी वह बस आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ी खड़ी चुपचाप रोती रही और उसने तुमसे उफ तक नहीं की। लेकिन तुम्हें यह बात समझ नहीं आ रही है शायद। और जहां तक बात रही फोन की, तो इसे मैं ठीक करा कर लाता हूँ। तब मुरली ने इस बात को जैसे तैसे शांत कराया। अब कहीं न कहीं मुरली की चचेरी बहन अपनी भाभी से कम ही मतलब रखने लगी थी, जबकि घर वालों ने उसे समझाया भी था कि किरण के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है और वह उसके साथ पहले की तरह सामान्य व्यवहार कर सकती है। किरण ने भी मुरली के कहने पर अपनी उस ननन से माफी मांगी और उसने भी अपनी भाभी को बड़ा समझकर माफ कर दिया और कहा भी कि भाभी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। बस इस सब के बाद सब कुछ ठीक था कि फिर अचानक कैसे ही एक दिन किरण जब किचन में काम कर रही थी, तब उसकी इसी ननन ने किचन में आकर कहा कि भाभी, पापा के लिए खाना लगा दीजिए, मैं उन्हें खाना दे आती हूँ। किरण ने उसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और इधर तभी मुरली भी अपने काम से वापस लौटा, तो उसने मुरली के लिए खाना निकाल कर रख दिया। और जैसे ही वह गिलास में पानी लेने गई, कितनी ही देर में उसकी ननद खाने की वह प्लेट उठाकर अपने पिताजी को दे आई। अब किरण इसी बात पर नाराज हो गई और उसने फिर से अपनी ननद से बदतमीजी की। लेकिन इस बार किरण की ननद मुरली को बुला लाई और उसने उससे कहा कि भैया, आप अपनी पत्नी को संभालिए और इन्हें कहिए कि इतनी बदतमीजी ना किया करें। अभी तो मैं उनसे छोटी हूँ और इसीलिए मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर इन्होंने यही बदतमीजी माँ पापा के साथ की तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आपको पता है, मैं पापा के लिए खाना लेकर चली गई, तो इसी बात पर इन्होंने मुझे कितना सुनाया है। अब क्या मैं खाना तक अपने मम्मी पापा को ले जाकर नहीं दे सकती? इतनी छोटी सी बात पर किरण का झगड़ा करना मुरली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने उससे कहा भी। लेकिन इस बार तो वह मुरली से भी उल्टा बोलने लगी और अब छोटी छोटी बातों पर किरण घर में झगड़ा करने लग जाया करती थी। शुरू में कुछ दिन तो घर के बाकी सभी सदस्य यह सोचकर चुप रहे कि अभी नई नई आई है, घर वालों को समझने के लिए इसे भी थोड़ा समय चाहिए। लेकिन अब तो मुरली की शादी को जब ऐसे ही 6 महीने बीत लिए, लेकिन फिर भी किरण के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो भला उसके घर वाले, उसके चाचा ताऊ और उनकी बेटियां किरण के इतने नखरे क्यों ही झेलने लगे, जबकि किरण किसी का कोई काम न करके देती। बहू के आने या ना आने से उन्हें कोई फायदा नहीं था, केवल इतना जरूर था कि घर में आए दिन अब कलेश मचता रहता था। जहां पहले उस घर में शांति और खुशहाली का माहौल रहता था, परिवार में इतने सारे लोगों के होते हुए भी भाई बहन कभी आपस में लड़ते झगड़ते नहीं थे, ऐसे ही हंसी खुशी समय बिता रहे थे। लेकिन जब से किरण शादी करके घर में आई, तब से तो उसने पूरा घर सिर पर उठा लिया था। मुरली के माता पिता सोमवीर जी और प्रेमवती जी ने भी कई बार किरण को प्यार से समझाने की कोशिश भी की, लेकिन जब वह फिर भी नहीं मानी, तो उन्होंने एक बार इसकी शिकायत इसके घर वालों से की, तो किरण के घर वालों ने भी उसे समझाया, लेकिन फिर भी वह नहीं मानी और ऐसे ही यह सब चलता रहा। कई बार झगड़ा होते हुए तो किरण के परिवार वालों को बुलाया भी जाता और एक बार तो वह किरण को अपने साथ ले भी गए, लेकिन फिर किरण ने अपने घर वालों से माफी मांगी और अपने ससुराल में अपनी सास ससुर से कहा भी कि आगे से वह ख्याल रखेगी कि वह बिना किसी बात के घर में कलेश भरा वातावरण ना बनाए रखे, और इसीलिए वे लोग उसे अपने साथ ले आए। लेकिन किरण तो अपनी आदत से मजबूर थी, जरा सी बातों को बढ़ा चढ़ाकर उन पर तमाशा बनाना जैसे अब उसकी आदत बन चुकी थी। और जहाँ परिवार में इतने सारे लोग हों, वहाँ कोई न कोई छोटी मोटी बात तो हो ही जाती है। ऐसे में व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि वह समझदारी से काम लेते हुए शांति भरा वातावरण बनाए रखे। कभी कोई कुछ कह दे तो कभी कोई चुप लगा जाए,
आखिर इसी तरह तो रिश्तों को बनाए रखा जाता है। लेकिन किरण, वह चाहती थी कि वह जो भी कहे उसकी ननद, उसकी सास, उसकी सब बातों को बिना किसी विरोध के, बिना किसी आनाकानी किए वे लोग मान लें। अब यह तो बिल्कुल संभव नहीं था। इसीलिए फिर से किरण ने झगड़ा किया और झगड़ा करके अपने मायके जाकर बैठ गई। घर में इस तनावपूर्ण वातावरण के चलते मुरली ना ही तो ढंग से अपने काम पर ध्यान दे पा रहा था और ना ही अपने स्वास्थ्य पर, क्योंकि मुरली के परिवार वाले चाहे उसे कितना भी ना जताएं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मुरली को इस बात की शर्मिंदगी महसूस होती थी कि इन सब का कारण कहीं न कहीं वह खुद ही है। उसकी पत्नी के कारण ही यह सब हो रहा है। और इधर फोन पर किरण जब मुरली से बात करती तो उसे ही बातें सुनाने लग जाती कि तुम अपना रिश्ता तक नहीं संभाल सकते, बस अपने माँ बाप के पुजारी बनकर बैठे रहना। हालांकि मुरली उसे उसकी बदतमीजियों के लिए हमेशा ही सुनाता था कि जिस तरह का तुम्हारा बर्ताव है, उस वातावरण में उस बर्ताव के साथ तो मेरे परिवार वालों ने तुम्हें इतने दिन झेल भी लिया। यदि कोई और होता तो तुम्हें शादी के दूसरे दिन ही तुम्हारे घर छोड़ आता। मेरे जिस परिवार में इतना हंसी खुशी और इतना शांति का माहौल रहता था, उस परिवार में तुमने अशांति मचा के रख दी है। आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? चाहती क्या हो तुम? तो किरण ने फट से कह दिया कि मैं उन सब लोगों से अलग रहना चाहती हूँ। मैं उन लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उन लोगों के रहते हमारा रिश्ता कभी सुधर ही नहीं सकता। अरे तुम्हारा परिवार है कि धर्मशाला है? इतने सारे लोग हैं, मुझसे नहीं सुनी जाएंगी उन सब की बातें। किसी न किसी बात पर रोज तीसरे दिन तमाशा लगा ही रहता है। इसीलिए तुम इन सब से अलग रहने लगो। मैं भी खुशी खुशी रहूंगी और तुम्हारा परिवार भी नहीं टूटेगा। अब तो तुम्हारा परिवार मैं हूँ। शादी के बाद लड़के की पहली जिम्मेदारी उसकी पत्नी होती है। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर मुरली भी गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, अच्छा, अगर पत्नी पहली जिम्मेदारी है तो क्या बेटे को सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ पत्नी के पल्लू से बंधकर रह जाना चाहिए? तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने परिवार को छोड़कर तुम्हारे साथ रहूं? मैं केवल तुम्हारे बारे में सोचूं और मेरे परिवार वाले, मेरी जो इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, उनके प्रति उन सब का क्या? तो किरण बोली, बस यही तो समस्या है तुम्हारी तो जिम्मेदारियां ही खत्म नहीं होती। अपनी सारी चचेरी तहेरी बहनों की शादियां ब्याह करने और उनकी जिम्मेदारियों को करने में ही लगे रहना। सब कुछ का ठेका तो तुमने ही ले रखा है ना। मुझे तुम्हारी सैलरी का एक एक रुपया अपने हाथ में चाहिए। किरण की इस बात पर मुरली ने कहा कि किरण, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जहां हमारी कमाई से लेकर हमारे खर्चों तक सब कुछ एक जगह होता है। मेरे चाचा जी, मेरे ताऊ जी जो कुछ भी कमाते हैं, सब मेरे पापा के हाथ में ही देते हैं और मैं भी अपनी तनख्वाह अपने पापा के हाथ में ही देता हूँ, क्योंकि वही हमारे परिवार के सबसे बड़े हैं। और यहाँ तक बात रही मेरी बहनें जो अभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं, तो उससे जो पैसे कमाती हैं या फिर जो कोई जॉब कर रही है वह पैसे कमाती हैं, वह सारे पैसे वह इकट्ठे पापा के हाथ में ही देती हैं। तुम्हें सिर्फ ऐसा क्यों लगता है कि केवल मैं ही कमा रहा हूँ और मेरी ही बदौलत यह घर चल रहा है? सब लोग मेहनत कर ही रहे हैं और फिर वह मेरी बहनें हैं, उनकी शादियों की जिम्मेदारियां मैं नहीं लूँगा तो कौन लेगा? तो किरण बोली कि मुझे उन सब से कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे खुश रखना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हारा परिवार ना टूटे, तो मैं एक ही शर्त पर घर वापस आऊंगी कि तुम मुझे लेकर गांव से बाहर रहोगी। अगर मंजूर है तो ही मैं घर वापस आऊंगी। किरण की इस बात को ना करते हुए मुरली ने उसे मना कर दिया था और कहा कि ठीक है, यदि तुम्हें ही अपने परिवार के साथ रहने का कोई मन नहीं है तो मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा, तुम शौक से अपने घर पर रहो। लेकिन मुरली की यह सब बातें उसकी चाची जी ने सुन ली थीं। अब उन्होंने मुरली की माँ यानी कि प्रेमवती जी से इस बारे में बात की और उन्होंने यह भी कहा
कि पहले के मुकाबले मुरली अब बहुत कमजोर होता जा रहा है। कहीं न कहीं इन सब परेशानियों का उस पर बहुत असर पड़ रहा है। घर के बड़े बुजुर्गों ने सबने आपस में बैठकर सलाह की, जिसका निर्णय यह निकाला गया कि वे लोग मुरली को उसकी पत्नी से बिल्कुल भी अलग नहीं करना चाहते, क्योंकि वे अपनी बेटे की खुशी चाहते हैं। और इसीलिए हम सब ने यह निश्चय किया कि मुरली किरण की हर बात मानने को तैयार होगा। किरण जो चाहती है वह वही कर लेगा। अब सब लोगों ने डिसाइड किया और किरण को फोन लगाया गया। प्रेमवती जी ने खुद किरण से बात की तो किरण ने अपने मन की वही बात जो उसने अपने पति मुरली से कही थी, वही बात उसने अपनी सास प्रेमवती जी से भी कह दी। लेकिन यह बात सुनकर प्रेमवती जी को बहुत धक्का लगा। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा भी समय आएगा कि वह अपने बेटे के बिना रहेंगी। उन्होंने मुरली के बिना अपना जीवन कभी सोचा ही नहीं। इकलौता तो सहारा था उन सबका। किरण की इस बात पर केवल मुरली के माँ पापा को ही नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया था। इस बात के लिए तुरंत उन्होंने रजामंदी देना उचित नहीं समझा। यह उनके लिए संभव नहीं था और इसीलिए प्रेमवती जी ने उस समय फोन काट दिया और इस बारे में परिवार के बाकी सदस्यों को बताया। सभी लोग यह बात सुनकर बहुत चिंतित थे कि एक तरफ किरण है जो घर आने को तैयार नहीं और दूसरी तरफ मुरली इन सब के चलते, इन सब चिंताओं की वजह से अपनी तबीयत और अपने काम दोनों पर ही ध्यान नहीं दे रहा था। यूं तो मुरली अपने घर वालों के साथ आराम से रहता, अच्छे से बातचीत करता, लेकिन कहीं न कहीं उसके परिवार वालों को मुरली के जीवन में उसकी निजी जिंदगी में घट रही परेशानियों से वह कितना ज्यादा व्याकुल है यह दिखाई दे रहा था। और इसीलिए बहुत सोच विचार के बाद कई दिनों बाद अपने दिल पर पत्थर रखकर उन सब ने यह फैसला लिया कि मुरली किरण को लेकर गांव से बाहर कहीं भी रह लेगा। जहां वह नौकरी करता है वह उसी शहर में अपनी पत्नी को लेकर मुरली वहीं रह लेगा। इससे कम से कम किरण और मुरली दोनों साथ तो रहेंगे, उनके बेटे का परिवार नहीं टूटेगा। और फिर मुरली के चाचा जी की लड़की, जो कि मुरली से छोटी और परिवार में बाकी सब बहन भाइयों से बड़ी थी, उसने सबको यह आश्वासन दिलाया कि वह परिवार की सभी जिम्मेदारियां निभाएगी और वह अपने होते हुए अपने भाई के परिवार को टूटते हुए नहीं देखना चाहते। इसीलिए सबकी रजा से, सबकी मर्जी से सोमवीर जी ने किरण के घर फोन लगाया और प्रेमवती जी ने किरण से बात की। फोन पर उन्होंने किरण को सब कुछ समझा दिया कि जैसा वह चाहती है वे लोग उसकी बात मानने को तैयार हैं, बस वह घर आ जाए। मुरली को इतना व्याकुल होने का कारण एक यह भी था कि मुरली की पत्नी किरण, जो कि माँ बनने वाली थी, इस खबर को अपने घर देने के कुछ समय बाद ही झगड़ा करके वह मायके चली गई थी और इसके कारण परिवार वाले भी बहुत ज्यादा परेशान थे। वह अपने स्वार्थ के चलते केवल अपने बारे में सोचते हुए अपने बेटे बहू को इस समय पर अलग रखना नहीं चाहते थे, जिस समय किरण को सबसे ज्यादा अपने पति की जरूरत थी और मुरली भी इसी वजह से ज्यादा परेशान था। आखिरकार जब वे लोग किरण की बात मानने को तैयार हो गए तो किरण अगली सुबह अपने भाई के साथ अपने मायके से ससुराल आ गई। जब वह अपने घर आई तो सब लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन किरण ने फोन पर हुई बात को दोहराते हुए कहा कि मैं यहाँ केवल इसीलिए आई हूँ क्योंकि आपने मुझे फोन पर कहा था कि आप लोग मेरी बात मानने को तैयार हैं, तो अपनी बात मत भूलिए, अपने बेटे को कहिए ताकि हम लोग आज शाम तक ही यहाँ से निकल जाएं। मुझे यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। यह बात सुनकर उन सभी लोगों का उत्साह और एक उम्मीद जो वे लगाए बैठे थे कि किरण के आने के बाद वे लोग किरण को समझाएंगे तो शायद वह मान जाए, जो यह उम्मीद थी उनकी वह भी टूट गई। और अब प्रेमवती जी ने अपने बेटे से इस बारे में बात की और कहा कि बेटा, तुम किरण को लेकर शहर में ही जाकर रह लो। इस वक्त पर किरण को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है।
अपनी माँ की यह बात सुनकर मुरली समझ गया कि किरण इसीलिए घर आई है। हालांकि वह किरण के आने से खुश तो था, लेकिन अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लेकिन फिर भी उसके परिवारजनों ने सबने मिलकर उसे बहुत समझाया और आखिरकार उन लोगों ने समझा बुझाकर मुरली को मना ही लिया। और शाम होते होते मुरली ने भी उन सब की बात मानकर शहर में घर किराए पर देखा और अगले ही दिन किरण को लेकर वहां चला गया। किरण इस बात से बहुत खुश थी, लेकिन अपने बेटे बहू के चले जाने से घर में तो जैसे सन्नाटा पसर गया था। सब लोग एक दो दिन तक तो चिंता सी में ही रहे, लेकिन उनके पास अपने आप को समझाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। इसीलिए आखिरकार धीरे धीरे उन्होंने अपने बेटे के बिना रहने की आदत डाल ली और ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन मुरली का फोन आया और उसने प्रेमवती जी को कहा कि किरण की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और किरण ने अपनी बहन को घर बुलाना चाहा था, लेकिन उसने एग्जाम्स के चलते मना कर दिया। और इसी बात से मुरली बहुत परेशान था। मुरली की बात सुनकर प्रेमवती जी ने कहा कि कोई बात नहीं है बेटा, तो तू बहू को लेकर घर आ जा, या फिर मैं तेरी किसी बहन को भेज देती हूँ। तब मुरली ने किरण से घर आने के लिए कहा, लेकिन किरण ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि जिसे बुलाना है यहीं बुला लो, मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। तब मुरली की माँ प्रेमवती जी ने अपनी देवरानी की बेटी को किरण के पास भेज दिया और उसने भी अपनी भाभी का पूरा ख्याल रखा। मुरली की बहन सारा काम खुद किया करती। उसने किरण को पूरा आराम दिया और उसका उतना ख्याल रखा जितना उसे रखना चाहिए था, जितना वह रख सकती थी। न वह किरण को कोई काम करने देती, वह उसे बनाकर खिलाती और किरण भी पड़ी पड़ी बिस्तर में नई नई फरमाइशें करती रहती थी। कभी यह खाना है, कभी वह खाना है, और वह खुशी खुशी अपनी भाभी के लिए सब चीजें लाकर देती। लेकिन जब ऐसे ही लगभग एक हफ्ता गुजर गया तो किरण से उसकी ननद बोली कि भाभी, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप पूरे दिन अगर ऐसे ही बैठी रहेंगी तो यह आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इससे बच्चे पर भी बहुत असर पड़ेगा। मैंने माँ और ताई जी से बात की थी तो उन्होंने कहा है कि आपको घूमना फिरना चाहिए। आप कमरे से उठकर बाहर निकलकर थोड़ा घूम फिर लिया करिए। ऐसे पूरे दिन कमरे में बैठे रहना आपके लिए ठीक नहीं है। अपनी ननद की इस बात पर वे किरण उससे लड़ बैठी कि 4 दिन मुझे बनाकर खिला क्या दिया, तू तो मुझे ताने सुना रही है। तू जताना क्या चाहती है कि मैं पूरे दिन बैठकर खाती रहती हूँ और तू महारानी मुझे बनाकर खिलाती रहती है? एहसान जता रही है क्या मुझे? तुझे यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। फिर से वही सब ड्रामा शुरू कर दिया ना। पता नहीं किस मनूस घड़ी में तुझे यहाँ बुला कर लाए थे हम। फिर तो बस किरण शुरू हो गई। जैसे किरण की सेहत के लिए यह बात कहना भी उस बेचारी को दुश्वार हो गया। आंखों से आंसू बहाती हुई वह पूरे दिन यूं ही रोती रही। शाम को जब मुरली आया तो मुरली ने अपनी बहन की आंखों को देखा। उसे उसकी आंखें कुछ सूजी हुई सी महसूस हुई। हालांकि उसने मुरली से कुछ नहीं कहा और अपनी भाभी के कहने पर जो वह चाहती थी वह उसे बनाकर भी दिया। शाम को उसने सब काम किया, लेकिन मुरली को उसका चेहरा देखकर समझ आ गया कि कोई बात तो जरूर हुई है। और मुरली उससे पूछने लगा कि क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो और तुम्हारी आंखें कैसे सूजी हुई हैं? मुरली के कई बार पूछने पर भी उसकी बहन ने उसे कुछ नहीं बताया, केवल यह सोचकर कि उसकी वजह से उसके भैया भाभी के बीच कोई दरार न आ जाए। और वैसे भी कुछ ही दिनों की बात थी, इसीलिए उसने मुरली से यह बात छुपाई और अब उसने अपनी भाभी से कुछ भी कहना बंद कर दिया। फोन पर अपनी माँ और अपनी ताई जी को वह सब बातें बता दिया करती थी। तो एक दिन प्रेमवती जी ने मुरली से फोन पर कहा कि तू बहू को लेकर सुबह सुबह पार्क में घूमने के लिए चला जाया कर, उसकी सेहत के लिए और बच्चे के लिए यह अच्छा होगा। जब मुरली ने यह बात अपनी पत्नी से की तो वह मुरली के साथ घूमने के लिए चली तो गई, लेकिन वह थोड़ी नाराज भी थी
क्योंकि उसका तो सुबह जल्दी उठने का मन ही नहीं करता था और क्योंकि मुरली को ऑफिस जाना होता था, इसीलिए मुरली सुबह को जल्दी उठकर साथ में पार्क में घूमने के लिए लेकर जाया करता। 2 दिन तक तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन जैसे ही मुरली ऑफिस गया तो उसकी पत्नी किरण अपनी ननद पर फिर से बरस पड़ी। कहने लगी कि तेरी परेशानी क्या है? एक नंबर की चुगलखोर है तू। मैंने तुझे मना किया था ना कि मेरे मामले में टांग मत अड़ाना। फिर क्या जरूरत थी फोन करके उन लोगों को सब कुछ बताने की? यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ, बस यही सब सिखाया है ना तुझे तेरे माँ बाप ने। इस बात पर उसकी ननद को भी गुस्सा आ गया और वह बोली कि भाभी, आपको मुझे जो कहना है कह लो, लेकिन माँ पापा के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अपनी ननद की तेज आवाज पर किरण ने फिर से उस पर भी हाथ उठा दिया। बेचारी अब वह इस घर में नहीं रह सकती थी, क्योंकि वह भी इतनी छोटी बच्ची नहीं थी कि बार बार इतनी जिल्लत के बावजूद वह वहाँ रुकी रहे। लेकिन फिर भी घर वालों के दबाव के कारण वह मजबूर थी, पर अपना सामान पैक करने के बावजूद भी उसे फिर से वहीं रुकना पड़ा। अब तो आए तीसरे दिन किरण यही सब ड्रामा करती और वह बेचारी खून के आंसू पीकर रोती रहती, लेकिन अपने भाई के सामने मुंह से उफ तक न निकालती। ऐसे ही समय बीतता रहा और आखिरकार किरण ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिससे सभी परिवार वाले बहुत खुश हुए और सब लोग किरण से मिलने के लिए ही तैयार हो गए और सबने कहा कि अब हॉस्पिटल से किरण को सीधा घर ले जाना चाहिए और वहीं बच्चे का नामकरण और बाकी का काम किया जाएगा। लेकिन किरण ने तो साफ मना कर दिया, जिससे कि सब लोगों का दिल टूट गया। उन सब ने तो जाने कितने सपने सजाए थे, कितना सब कुछ सोचा था उन्होंने अपने आने वाले पोते पोती को लेकर, लेकिन किरण, उसे किसी की भावनाओं से कोई मतलब नहीं था। वह तो केवल अपने बारे में सोचती थी, इसीलिए उसने साफ मना कर दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे वहां जाना ही नहीं है। किरण की इस बात से सब लोग दुखी तो हुए ही, और इसलिए भी वे लोग वापस अपने घर आ गए। तब से वे लोग एक दूसरे से बातचीत कम ही किया करते थे। अब उन लोगों का किरण से मन भर चुका था। किरण की बदतमीजी बर्दाश्त करते करते वह लोग थक चुके थे। अब उन्होंने सोच लिया था कि यदि उनके नसीब में यही सब लिखा है तो ऐसे ही सही। अगर उनके नसीब में बेटी बहू का सुख नहीं है तो ना सही, लेकिन बेटी बहू के लिए वे अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, अपना स्वाभिमान तो दांव पर नहीं लगा सकते थे ना। हालांकि अपने बच्चों के प्यार के प्रति वह पहले भी बहुत कुछ सह चुके थे, लेकिन अपने बेटे की खातिर अपनी बेटियों की इतनी बेइज्जती अब नहीं करवा सकते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी मर्जी से उन लोगों ने किरण और मुरली से बातचीत करना बहुत कम कर दिया। किरण तो वैसे भी उनसे मतलब नहीं रखना चाहती थी और बस समय के साथ साथ रिश्ते दूर होते चले गए। मुरली ही घर वालों को फोन कर लिया करता था। कई बार मुरली पूछता भी कि बात क्या है, पहले की तरह घर वाले उससे बातचीत क्यों नहीं करते, लेकिन सभी लोग उसे गोल गोल जवाब दे दिया करते। कोई कहता कि व्यस्त हैं, कोई कहता पढ़ाई के चलते समय नहीं है, तो कोई कुछ और कोई कुछ। मुरली भी कहीं ना कहीं सारा सच जानता था कि यह सब किसकी वजह से हो रहा है, लेकिन वह भी अपना परिवार नहीं तोड़ना चाहता था और इसीलिए बर्दाश्त कर रहा था। और फिर अभी दोनों अकेले नहीं थे, वे दोनों, उनका एक नन्हा सा मासूम बच्चा भी था, जिसके कारण मुरली किरण की हर बदतमीजी और हर जिद को बर्दाश्त कर रहा था। समय के साथ घर वाले भी मुरली और उसकी पत्नी के बिना रह ही रहे थे और धीरे धीरे उन लोगों ने अकेले रहने की आदत भी डाल ली। वे दोनों अलग तो रहने ही लगे थे। फिर ऐसे में उन दोनों के बारे में सोच सोचकर परिवार के सभी लोग अपने आप को दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे और इसीलिए सब अपनी जिंदगी में बिल्कुल नॉर्मल रहने लगे। और फिर अगले ही साल उन्होंने अपनी बेटी यानी कि मुरली की ताऊ जी की बेटी की शादी भी कर दी, जो कि अभी तक मुरली के जाने के बाद घर में बड़े और समझदार बच्चे की भूमिका निभा रही थी। शादी में भी केवल 2 दिन
के लिए किसी रिश्तेदार की ही तरह किरण घर आई और शादी के अगले ही दिन वापस चली गई। वे लोग चाहते तो थे कि किरण लगभग 10 दिन पहले आ जाए, क्योंकि वह कोई रिश्तेदार तो थी नहीं, घर की ही शादी थी। ऐसे में परिवार की इकलौती बहू ही अगर घर में ना हो तो घर में भला रौनक कैसी। लेकिन जब उन्होंने किरण से कहा तो उसने मना कर दिया और कहा कि मैं ऐसे लेकर मुन्ना को नहीं आ पाऊंगी और आपके बेटे को भी छुट्टियां नहीं मिल रही हैं। जैसे भी इन्हें छुट्टियां मिल जाएंगी हम वैसे ही इनके साथ आ जाएंगे। मुरली को शायद पहले छुट्टियां मिल भी जाती, लेकिन किरण ने उसके सामने पहले ही अपनी फरमाइश रख दी थी कि मुझे गांव में ज्यादा दिन जाना ही नहीं है, इसीलिए शादी वाले दिन चलेंगे और शादी वाले दिन ही वापस भी आ जाएंगे। वह तो मुरली के कई बार समझाने पर वह महारानी 2 दिन के लिए मानी और शादी के 1 दिन पहले गांव आई और शादी के अगले ही दिन वहां से वापस चली गई। किरण की इन सब बातों से वह परिवारजनों के मन में अपने लिए प्यार अब तक खो चुकी थी। अब परिवार में किसी भी व्यक्ति को किरण बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब तो वे लोग उसके नाम से भी चिढ़ते थे, ना ही तो वह लोग उसे देखना पसंद करते थे और ना ही उससे बात करना पसंद करते थे। यही सब सोचते सोचते जाने कब सफर बीत गया और आखिरकार सोमवीर जी और प्रेमवती जी की बस अपनी मंजिल पर पहुंच गई। तो सोमवीर जी ने फट से बस से उतरकर ऑटो रिक्शा किया और किरण ने जिस अस्पताल का पता बताया था उस अस्पताल तक जा पहुंचे। जैसे ही वे लोग अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल पहुंचकर उन्होंने रिसेप्शन पर मुरली नाम के पेशेंट के बारे में पता किया और अस्पताल में अंदर चले गए। जैसे ही वे लोग अंदर गए तो एक वार्ड के बाहर उन्होंने देखा कि किरण खड़ी हुई थी और वह रोई जा रही थी। जैसे ही किरण ने अपने सास ससुर को देखा तो दौड़ती हुई उनके पास आई और उनके गले लगकर रोने लगी। किरण अपनी सास के गले लगकर बहुत जोर जोर से रो रही थी। तो प्रेमवती जी ने अपनी बहू को चुप करते हुए कहा कि बेटा चुप हो जा, रो मत, सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। मुन्ना कहाँ है? मेरा मतलब है कि मुरली कहाँ है? किरण ने एक्सरे डिपार्टमेंट की तरफ इशारा कर दिया और कहा कि माँ जी अभी उनका एक्सरे करने के लिए उन्हें अंदर लेकर गए हैं। जब से यहाँ लेकर आए हैं तब से बस यहाँ से वहाँ टेस्ट करते हुए ही घूम रहे हैं। पता नहीं कि क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने पूछा भी था तो कह रहे थे कि हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से इलाज कर रहे हैं, आप यहाँ इंतजार कीजिए। तो बस मैं यहाँ खड़ी होकर बस देख रही हूँ और इसीलिए मैंने अपने भाई को फोन किया था, लेकिन वह यहाँ नहीं है, वह कहीं बाहर गया हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो इसीलिए मैंने बाबूजी को फोन कर दिया। तो प्रेमवती जी उसके कंधे पर हाथ रखती हुई बोली कि बहुत अच्छा किया बहू, मुसीबत के समय में अपने साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। वह सब तो ठीक है, पर मुझे यह बताओ कि यह सब हुआ कैसे। तो किरण ने कहा कि माँ जी आज सुबह ये ऑफिस के लिए निकले थे और आज थोड़ा लेट हो गए थे और उनकी ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग भी थी। तो बस घर से तो बिल्कुल ठीक ठाक ही निकले थे। उनके घर से निकलने के आधे घंटे बाद ही मेरे पास फोन आया और किसी ने मुझे बताया कि इनका एक्सीडेंट हो गया है। सड़क पर खड़े कुछ अनजान लोगों ने इन्हें यहाँ अस्पताल तक पहुँचाया और बस वहीं से पता लेकर मैं यहाँ दौड़ी चली आई। यहाँ आकर यह सब देखा तो बस आपको फोन कर दिया। अब उन्होंने अपनी बहू को भी हिम्मत बंधाई और खुद भी जैसे तैसे खुद को संभाला अपने आप को, और फिर बस ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर अपने बेटे की जिंदगी की प्रार्थना कर रही थी। अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रही थी उस भगवान से कि थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर ने मुरली का नाम लेकर पुकारा कि मुरली जी के साथ कौन है। तो किरण डॉक्टर के पास गई, साथ में उसके ससुर जी भी थे। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, जी बताइए सर, मुरली मेरा बेटा है। तब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि देखिए सर, हमने मुरली जी के बाहरी घाव की पट्टियां कर दी थीं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें होश नहीं आया। उनके सभी टेस्ट किए गए हैं जिससे पता चला है कि एक्सीडेंट में उनके पैर की हड्डी तो टूट ही गई है, साथ ही साथ उनके सर में भी बहुत गहरी चोट लगी है, दिमाग के अंदर खून जमा हो गया है
अब हमें ऑपरेशन करके वह इकट्ठा हुआ खून बाहर निकालना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। और फिर सर की चोट का तो आप जानते ही हैं। तो सोमवीर जी ने तुरंत डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं है, ऑपरेशन होगा तो आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, हमें बताइए कि हमें क्या करना होगा। तब डॉक्टर ने उनसे कहा कि आपको 5 लाख रुपए अभी के अभी यहाँ जमा करने होंगे, उसके बाद ही हम आगे का कोई प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं। क्योंकि सोमवीर जी को एक्सीडेंट का अंदाजा तो था, लेकिन यह नहीं पता था कि कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। इसीलिए वह अपने साथ 50,000 रुपए तो लेकर आए थे कि क्या पता कब कैसी जरूरत पड़ जाए। लेकिन 5 लाख रुपए तो वह अभी अपने साथ नहीं लाए थे। और फिर 5 लाख रुपए कोई इतनी छोटी मोटी रकम तो थी नहीं कि फट से वह सब कुछ मैनेज कर लेते। इसके लिए उन्हें भी थोड़ा समय तो चाहिए था। और फिर उन्होंने डॉक्टर से कहा कि सर, अभी मैं यहाँ पर 50,000 रुपए जमा करा रहा हूँ, आप मेरे बेटे का ऑपरेशन शुरू कर दीजिए, बाकी के पैसे मैं शाम तक जमा करवा दूंगा। तो डॉक्टर ने कहा कि सर, हम ऐसे में ऑपरेशन तो क्या, आगे का कोई भी प्रोसीजर शुरू नहीं कर पाएंगे। आप पहले पैसे जमा कर दीजिए, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। जब सोमवीर जी ने यह सुना तो वह बोले कि सर, अब इतनी जल्दी इतने पैसे का इंतजाम मैं यहाँ कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, आप मुझे थोड़े समय की मोहलत दे दीजिए सर, इतने आप मेरे बेटे का ऑपरेशन करने तो लगिए, मैं दोपहर तक ही पैसों का इंतजाम करवा दूंगा। फिर डॉक्टर ने कहा कि चलिए, मैं बाकी डॉक्टर से बात करके देखता हूँ, इतने आप भी पैसों का अरेंजमेंट करने की कोशिश कीजिए। तब सोमवीर जी ने प्रेमवती जी को यही बात बताई और यह बात सुनकर प्रेमवती जी भी बहुत परेशान हो गईं कि अचानक से एकदम से 5 लाख रुपए का अरेंजमेंट कैसे करेंगे। उन्होंने गांव से दूर और मुरली के शहर के आसपास ही रह रहे अपने कुछ जानकारों से बात की और 3 लाख रुपए का अरेंजमेंट करवा लिया। अब उन्हें केवल 2 लाख रुपए की जरूरत थी और इसके लिए उन्होंने अब किरण को कहा कि बेटा, एक बार अपनी माँ की फोन करके पूछ लो, अगर मैं गांव से पैसे मंगाता हूँ तो पैसे आने में बहुत समय लग जाएगा, हमें ही यहाँ आने में 3-4 घंटे लग गए हैं। ऐसे में अगर गांव से पैसे मंगाता हूँ तो बहुत समय जाएगा, इससे अच्छा है कि तुम फिलहाल अपने घर पता कर लो, फिर गांव से पैसे मंगवा कर मैं तुम्हारे मम्मी पापा को दिलवा दूंगा। तो किरण अपने आंसू पोंछती हुई बोली, ठीक है पापा जी, मैं अभी माँ को फोन करती हूँ। 2 लाख रुपए तो कोई बड़ी रकम नहीं है, मैंने माँ के पास अपने पैसे रखवाए हुए थे, तो वह पैसे अगर अब काम नहीं आएंगे तो फिर कब काम आएंगे। मैं करती हूँ माँ को फोन। इतना कहकर किरण ने अपनी माँ को फोन लगा दिया और फोन पर उन्हें सारी बात बताई। हालांकि किरण अपने पति के एक्सीडेंट के बारे में उन्हें पहले ही बता चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके मायके वालों के पास इतना काम था कि अभी तक शहर में होने के बावजूद भी वह अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए। शायद कुछ बहुत ज़रूरी काम ही रहा होगा जो वे बेचारे अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए। फिर जब किरण ने कॉल किया और अपनी माँ को बताया कि माँ, मुरली का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और उसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे, मैंने आपको जो पैसे दिए थे आपके पास रखने के लिए, उनमें से 2 लाख रुपए लेकर आप अस्पताल आ जाइए। किरण की इस बात पर उसकी माँ बिल्कुल चुप लगा गई। तो किरण बोली, हेलो माँ, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? किरण जब 2-3 बार इसी बात को दोहराने लगी तब उसकी माँ बोली, हाँ बेटा, आ रही है तेरी आवाज़ तो। तब किरण ने कहा कि माँ, आप फटाफट वह पैसे लेकर अस्पताल पहुँच जाइए। डॉक्टर ने कहा है कि जब तक पैसे नहीं आ जाते तब तक वे लोग मुरली का इलाज करने नहीं लग सकते। मुरली की हालत बहुत खराब है माँ, आप जल्दी पहुँच जाइए। इस पर किरण की माँ कुछ हकलाती हुई सी, लड़खड़ाती हुई सी आवाज़ में बोली, बेटा, दरअसल वह पैसे मेरे पास नहीं है बेटा। दरअसल अभी 2 दिन पहले ही तेरे भाई को किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वैसे तो वह मुझसे बहुत दिन से कह रहा था, मैंने तेरे पैसे बहुत संभाल कर रखे हुए थे, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से तेरा भाई मेरे पीछे पड़ रहा था, कह रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और फिर उसने कहा भी था कि वह मुझे जल्दी ही पैसे लौटा देगा और इसीलिए वह पैसे तो मैंने उसे दे दिए। यह सुनते ही किरण को बहुत बड़ा धक्का लगा
और वह अपनी माँ से बोली कि क्या मतलब, आपने भैया को पैसे दे दिए? मैंने आपको अपने पैसे रखने के लिए दिए थे। आप कैसे मेरे पैसों को भैया को या किसी को भी दे सकती हैं? और यह करने से पहले आपने ना ही तो मुझसे पूछा और ना ही मुझे बताना ज़रूरी समझा। आप कैसे भी करके अस्पताल में पैसे लेकर पहुंचिए। यहाँ मेरे पति की जान पर बनी है और क्या आप नहीं जानती कि आपके बेटे ने आपके पैसे क्यों लिए हैं? आपसे वह पैसे क्यों ले रहा है, क्या आप नहीं समझती? एक नंबर का अय्याश है वह। किसी जुए में पैसे हार गया तो और लीजिए। देखो माँ, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि आप 1 घंटे के अंदर कहीं से भी करके 2 लाख रुपए लेकर अस्पताल पहुंच जाओ। तो किरण की माँ ने बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने ही फोन काट दिया। इस बात पर किरण को बहुत गुस्सा आया था और उसने दोबारा अपनी माँ को फोन किया भी तो फोन स्विच ऑफ आने लगा। अब इस बात से किरण को बहुत बड़ा धक्का लगा और अब वह सोचने लगी। जब उसके ससुर उसके पास पहुंचे तो वह बोले कि बेटा कितनी देर में पहुंच रही हैं समधन जी? तभी प्रेमवती जी भी वहीं खड़ी हुई थी। जब किरण कुछ न बोली तो प्रेमवती जी ने दोहराया कि बेटा बताओ, तुम्हारी मम्मी कब तक आ रही हैं ताकि हम डॉक्टर से कह सकें। अब इस बात पर किरण बिल्कुल चुप हो गई, क्योंकि वह क्या ही कहती कि उसकी माँ ने उसके दिए हुए पैसे अपने बेटे को दे दिए। अब किरण जब कुछ सेकंड ऐसे ही चुप खड़ी रही तो उसकी सास ने पूछा कि पैसों का इंतजाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा बेटा? बस इतना बता दे, फिर तेरे पापा, तेरे पिताजी कहीं ना कहीं से देखेंगे ही। इस पर किरण ने बिना कुछ बोले ना में गर्दन हिला दी। तो अब सोमवीर जी के पास अपने घर वालों के अलावा और कोई सहारा नहीं था। सोमवीर जी ने तुरंत ही घर फोन किया और अपने भाइयों को इस बारे में जानकारी दी। उनके भाई जो कि अपने अपने काम में व्यस्त थे, क्योंकि अभी तक सोमवीर जी ने किसी को कुछ नहीं बताया था। उन्हें लगा कि शायद छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ होगा, तो उसके कारण क्यों ही सबको परेशान करना है। और वैसे भी उनकी बहू किरण ने उनकी भतीजी के साथ जो बुरा बर्ताव किया, उस सब के बाद वह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वह किरण के सामने उनमें से किसी को भी लेकर जाएं या किरण उनमें से किसी की भी फिर से बेइज्जती करे। इसीलिए उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन अब जब कोई चारा ना रहा तो उन्होंने अपने भाइयों को फोन करके सब कुछ बता दिया। पहले तो यह सब सुनकर उनके भाइयों ने बहुत गुस्सा किया, लेकिन फिर उन्होंने अपनी बात को समझाते हुए कहा कि अभी यह सब शिकायत करने का मौका नहीं है। अब तुम फटाफट पैसों का इंतजाम करके अस्पताल पहुंचो। बस फिर तो एक के बाद एक इनके पूरे घर में यह खबर फैल गई। गांव से मुरली के चाचा चाची, ताऊ ताई, उसकी सभी बहनें, सब लोग जैसे ही बैठे हुए थे वैसे के वैसे ही मुरली के पास पहुंच गए। जब वे लोग वहां पहुंचे तो सोमवीर जी ने अस्पताल में पैसे जमा करवा दिए और इस सब के बीच में ही ज्यादा समय भी नहीं लगा था, क्योंकि गांव से ही उन लोगों ने अपना खुद का वाहन लिया। यानी कि गांव से ही किसी पड़ोसी की गाड़ी लेकर वे लोग झटपट बताए हुए पते पर पहुंच गए थे। मुरली का इलाज भी शुरू हो चुका था। सब लोग एक दूसरे को हिम्मत देने में लगे हुए थे, एक दूसरे को समझाते हुए खुद को भी समझा रहे थे कि मुरली को कुछ नहीं होगा, वह ठीक हो जाएगा। और बस ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे हुए थे कि बस किसी भी तरह से मुरली ठीक हो जाए और उसे कुछ ना हो। अब तक तो यह सब चलता रहा। जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले तो डॉक्टर ने बताया कि मुरली अब खतरे से बाहर है, लेकिन अभी कुछ दिनों बाद उन्हें मुरली के पाँव का भी ऑपरेशन करना पड़ सकता है। यदि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुरली के पैर की हड्डी प्लास्टर करने से ही नहीं जुड़ने लगी तो उन्हें पैर का भी ऑपरेशन करना होगा। फिलहाल के लिए उन्होंने प्लास्टर कर दिया है, जिसका रिजल्ट 7 दिन बाद ही पता चलेगा। आखिरकार ऑपरेशन के बाद मुरली को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। 3-4 दिन तक मुरली हॉस्पिटल में ही एडमिट रहा और इतनी दूर से 1.5-2 घंटे का सफ़र तय करके किरण की नंद वहाँ अस्पताल में सबके लिए खाना बनाकर लेकर आती।
किरण के चाचा चाची, ताऊ ताई, अस्पताल में कोई ना कोई रहता ही था। इस समय किरण तो बिल्कुल ही निश्चिंत हो गई थी, क्योंकि उसके ससुराल वाले उसके साथ थे। लेकिन इस बीच किरण को बहुत शर्मिंदगी हुई। जब से उसने पैसों के बारे में बात की, तब से किरण के भैया भाभी, मम्मी पापा कोई भी एक बार भी उसके पति को देखने के लिए अस्पताल तक नहीं आए। तो किरण ने खुद ही फोन करके कहा कि अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, पर कम से कम देखने तो आ ही सकते हो ना, या वह भी नहीं कर सकते। अगर तुम्हें इतनी भी परवाह नहीं है तो क्या ही फायदा है तुम्हें इतना लाड जताने का। अब किरण की माँ अपने बेटे के साथ मुरली को देखने के लिए आई और घंटे 2 घंटे में उन्हें देखकर चली गई। अब तो मुरली की हालत में भी सुधार हो रहा था। पूरे 7 दिन तक मुरली हॉस्पिटल में एडमिट रहा। वह 5 लाख रुपए तो केवल ऑपरेशन के लिए जमा करवाए गए थे। अस्पताल के बेड का खर्चा, दवाई गोली का खर्चा, सब कुछ अलग रहा। लेकिन किरण को तो कुछ भी पता ही नहीं चला कि सब कैसे हुआ कैसे नहीं। मुरली को डिस्चार्ज कराने के लिए मुरली के चाचा और उसके ताऊ जी उसके पापा से भी पहले आए और आखिरकार मुरली को डिस्चार्ज करवाकर वे लोग घर ले जाने लगे। सब लोग वे जब मुरली को डिस्चार्ज करवाकर शहर में जो उसने फ्लैट किराए पर लिया था, उसी फ्लैट पर उसे ले गए। मुरली को अंदर छोड़ने के बाद मुरली की वह बहन, जिससे किरण पहले ही बहुत बदतमीजी कर चुकी थी, यहाँ तक कि उसे थप्पड़ भी मार चुकी थी, तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह अंदर जा सके। तब किरण ने उसका हाथ पकड़कर उन्हें अंदर बुलाया और अंदर जब सब लोग आ गए तो किरण ने कहा कि आप सब लोग अब यहीं पर रहिए। जब तक मुरली बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तो आप लोग यहाँ रह सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे गांव वाला घर आपका है, वैसे ही यह घर भी आपका ही है। किरण के मुंह से ऐसी बात सुनकर अजीब तो सबको लगा, लेकिन मन ही मन खुशी भी हुई। फिर आखिरकार धीरे धीरे मुरली पूरी तरह ठीक हो गया और इस बीच मुरली के परिवारजनों का आना जाना होता रहा। परिवार के आधे से ज्यादा लोग हर समय मुरली के आसपास रहते और जब भी उसकी ड्रेसिंग वगैरह करवाने के लिए अस्पताल ले जाया जाता तो सब लोग ही हॉस्पिटल आ जाया करते। परिवार के प्यार और उनकी देखरेख के कारण मुरली और जल्दी ठीक हो गया। जब मुरली पूरी तरह ठीक हो गया और उसकी सारी पट्टियां कट गईं, तो उसी दिन हॉस्पिटल से ही मुरली के परिवार वाले अपने घर वापस जाने लगे और उन्होंने कहा कि बेटा अब हम लोग चलते हैं, तुम अपना ख्याल रखना, कोई भी परेशानी हो तो फट से कॉल कर देना, हम लोग यहाँ आ जाएंगे। यह बात सुनकर किरण को थोड़ा बुरा लगा और वह बोली कि माँ जी, हमारे फ्लैट का महीना पूरा हो गया है, तो अब हम सब अपने घर चलते हैं। बहुत दिन रह लिए हम घर के बाहर। अपने परिवार के साथ रहने में जो खुशी है वह अकेले रहने में नहीं है। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैं परिवार की एकता और उस एकता की शक्ति को पहचान ही नहीं सकी। मैंने तो हमेशा ही अपने और पराये में फ़र्क किया। मैंने कभी अपनी ननंद को अपनी सगी नंद नहीं समझा। मैंने कभी उन्हें प्यार और इज्जत नहीं दी। लेकिन फिर भी जब बात मेरे पति की जान पर आकर पड़ी तो मेरी यही ननंद, जो अपनी पढ़ाई के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं, उनसे लेकर मेरी हर एक ननंद, मेरे हर एक ससुर, मेरी हर एक सास, मेरे पूरे परिवार ने मिलकर एक एक पैसा जोड़कर मेरे पति की जान बचाई और मुझे एहसास तक नहीं होने दिया और ना ही मुझे किसी तरह का कोई एहसान जताया। अपनी जिस ननंद को मैंने थप्पड़ मारा था, आज उसी ने मेरे पति की पट्टी के पैसे तक दिए हैं। आज मैं अपनी ही नज़रों में गिर गई हूँ माँ जी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। परिवार के इस प्यार को मैं कभी समझ ही नहीं पाई, लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि परिवार में जितने भी जन होते हैं, सबकी अपनी एक अहमियत होती है। मेरे परिवार में तो एक से बढ़कर एक हीरा है, जिन अनमोल रतन की कीमत मैं कभी समझ ही नहीं पाई। लेकिन अब मैं सब समझ गई हूँ माँ जी, मुझसे गलती ज़रूर हुई है, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। मैं अपने परिवार में अपनों के बीच रहना चाहती हूँ। मुझे आप लोग अपने साथ रखेंगे ना माँ जी? यह सब बातें कहती कहती किरण रोई जा रही थी
और रोती रोती वह अपनी सास के पैरों में गिर पड़ी कि प्लीज माँ जी, हमें खुद से दूर मत कीजिएगा, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तो किरण की सास ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया और उसे चुप कराती हुई बोली कि अपने घर में जाने के लिए भी भला कोई किसी की परमिशन मांगता है? अपने घर में आने के लिए किसी की आज्ञा नहीं ली जाती, वहां तो अधिकार से आया जाता है। प्रेमवती जी की इस बात पर सभी ने सहमति जताई और सब लोग आकर किरण के पास उसे सांत्वना देते हुए गले लगाने लगे और सब ने उसे माफ कर दिया और साथ ही उसे समझाया भी कि अब रोने की कोई जरूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। और आखिरकार इस तरह किरण को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपनी मर्जी से खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी और उसे यह समझ आ गया कि उसके अपने जो उसके लिए कर सकते हैं वह कोई नहीं कर सकता। मुश्किल के समय में उसके दोस्त, उसके भाई बहन, यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी अपना हाथ खींच लिया। ऐसे समय में उसके रिश्तेदार काम आए जिन्हें बेइज्जत करने में किरण ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आखिरकार किरण को समझ आ ही गया कि मुसीबत के समय में जो साथ खड़ा है वही हमारे लिए सबसे बड़ा है और इसीलिए किरण अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही अनोखी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी।